गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज का जो क्लास है आपका वह है 11th का, और 11th का जो है वर्ल्ड हिस्ट्री। आज हम लोग टॉपिक यहाँ पे लेके आए हैं प्रारंभिक शहर एवं शहरी समाजों का स्वरूप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे परिचय देखेंगे, फिर सुमेरियन सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे और सुमेरियन सभ्यता के प्रारंभिक शहरी समाजों का स्वरूप को भी देखेंगे और सुमेरियन लोग कौन थे उनके बारे में भी समझेंगे, और बेबीलोन एवं पश्चिमी अकादियन सभ्यता और फिर असीरियन सभ्यता और बेबीलोन नगर का उत्कर्ष एवं झूलते बाग और प्राचीन मेसोपोटामिया जिसे इराक सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को भी देखेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो को डालें तो आपके तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए, डोंट बी लेट और गेट टू पॉइंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि विश्व के 4 प्रमुख प्राचीनतम सभ्यताएं। तो सबसे पहला है वो गया आपका कि मेसोपोटामिया सभ्यता, जो कि दजला एवं फ्रात नदी के मध्य में स्थित था। दूसरा है आपका मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे या नील नदी घाटी में स्थित था। तीसरा है आपका सिंधु सभ्यता, जो कि सिंधु नदी के घाटी में स्थित था, और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चीन की सभ्यता, जो कि हवांग हो नदी के घाटी में स्थित था। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की। मेसोपोटामिया की जहाँ तक सभ्यता की बात है तो इराक, जिसे पूर्व में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, इराक को ही पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, ये ध्यान में आप रखेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले जाना जाता था, सबसे पहले आरंभिक शहरों के अस्तित्व के प्रमाण पुरातत्व शास्त्रियों को प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ नदियों के बीच की भूमि है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली 2 प्रमुख नदियां थी, दजला जिसे यूफ्रेटिस के नाम से जाना जाता था, और फरात जिसे टाइग्रिस कहा जाता है। दोनों नदियां फारस की खाड़ी में गिरती है, ये बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों नदियों के बीच के भूभाग को ही मेसोपोटामिया कहा गया है। मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। मेसोस का मतलब होता है मध्य या बीच बीच, और पोटेमोस का अर्थ होता है नदी से मिलकर बना भाग को कहा जाता है। चलिए यहाँ पर एक मोटिवेशन भी देखते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि यह दजला और फ्रात नदियों के मध्य की भूमि को दर्शाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया की देखिए कि एक तरफ जो है सो फ्रात नदी है और दूसरी तरफ जो है वह है टाइग्रिस नदी है, जिसको फ्रात नदी, और जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दजला और फ्रात नदी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि एक मैप के माध्यम से भी दिखाया गया है। इधर आप देख सकते हैं कि आपका जो है सो भूमध्य सागर भी इधर दिया हुआ है, एशिया माइनर भी इधर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया, आप देखिए मेसोपोटामिया वाला भाग में ही देखिए कि सुमेर आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन्हीं 2 नदियों के पास विश्व की प्राचीनतम मेसोपोटामिया सभ्यता अस्तित्व में आई, जिसमें कई प्रारंभिक शहरों का उदय हुआ। 3 प्रमुख सभ्यताओं को संयुक्त रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है, जो निम्न है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता और अर्सियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता की अगर बात किया जाए तो फारस की खाड़ी में जहां दजला एवं फ्रात नदी गिरते हैं, इन नदियों की मुहाने के बीच प्राचीन काल में सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई। सुमेर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अकाद प्रदेश था, जिसकी राजधानी कहाँ पे थी तो बेबीलोन थी। यही बेबीलोन की सभ्यता या अकादियन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अकाद प्रदेश के और आगे उत्तर पश्चिम में असीरिया प्रदेश था, जिसकी राजधानी असूर थी, जहां विकसित सभ्यता और असीरिया सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो आपका दजला नदी है और मेसोपोटामिया दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर है फ्रात नदी। तो दजला और फ्रात नदी के जो मध्य का भाग है वो है मेसोपोटामिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, चीन की सभ्यता। सभ्यताओं के उत्पत्ति और विकास में नदियों का महत्व पर हम चर्चा करते हैं तो विश्व इतिहास में है एक साथ 4 सभ्यताओं की उत्पत्ति एवं विकास के प्रमाण मिले हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मिले हैं, ठीक है।
मिले हैं। अब यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ है कि यह चारों की सभ्यता है और किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। जो यह चारों सभ्यता है तो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। यह विश्व इतिहास की 4 प्राचीनतम सभ्यता है। मेसोपोटामिया, अब मेसोपोटामिया में जैसे सुमेर, बेबीलोन और असीरिया की सभ्यता, तो दजला एवं फरात नदी के मध्य का भाग को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी वाला क्षेत्र में, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, हाँ, अब देखिए सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी, और चीनी सभ्यता तो हवांगहो या आंग टी सिकांग नदी। तो ये चीन जो भी है तो 2 नदियों के मध्य में ये भी स्थित था। अब देखिए मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पे एक सवाल यहाँ पर है कि प्राचीनतम सभी सभ्यताओं का उद्भव नदी की घाटियों में ही क्यों हुआ। चलिए तो जो है आपका कि ब्रेडवुड महोदय ने इसके बारे में कुछ चर्चा की है, उसे भी देख लेते हैं। तो सुमेर सभ्यता के स्थल जर्मों में धीरे धीरे गाँवों के अवशेष ये इन्होंने खोजे थे। अब देखिए यहाँ मिट्टी पर के लोदों को थोपकर झोपड़ियों का निर्माण किए जाने का पता चला। यहाँ गेहूं, जौ के दाने मिले हैं और पालतू जानवरों जैसे भेड़ हो गया आपका, बैल, सुअर तथा कुत्तों की हड्डियां प्राप्त हुई है। एक पत्थर का हंस भी मिला है, सॉरी, एक पत्थर का हंसना भी मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ खेती भी होती थी। एक पत्थर का हंसिया, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइप करने में, तो एक पत्थर का हंसिया भी मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ खेती भी होती थी। जर्मों की इन बस्तियों का काल 5000 ईसा पूर्व माना है। अब देखिए उपरोक्त तथ्यों से 3 बातें सिद्ध होती है। पहला बात यहाँ पर देखते हैं, अति प्राचीन मानव समाज को अपने आवास के लिए झोपड़ी बनाने में गीली मिट्टी का प्रयोग करना पड़ता था। नदी घाटियों में गीली मिट्टी आसानी से अधिक मात्रा में उपलब्ध थी। आरंभिक मानव समाज ने नदियों के किनारे ही झोपड़ियां बनाकर आरंभिक बस्ती स्थापित की। चूंकि परिवहन के साधन अभी विकसित नहीं हुए थे, मतलब उस समय विकसित नहीं हुए थे ना, अतः नदियों से दूर गीली मिट्टी को ले जाना कठिन कार्य था। अब दूसरा बात यहाँ पे देखते हैं कि नदियों के पास किसी के लिए सिंचाई कार्य, मतलब नदियों के पास किसी के लिए सिंचाई कार्य आसान था, माने किसी के लिए भी। यदि नदियों से दूर जाकर खेती करते तो पानी वहां तक कैसे ले जाया जा सकता था, क्योंकि पूरे 12 महीने खेती के लिए सिंचाई आवश्यक थी। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट में कि पशुपालन अब आरंभिक मानव समाज करने लगा था, मतलब पशुपालन आरंभिक मानव समाज करने लगा था। पशुओं की आजीविका का मुख्य साधन पानी एवं चारा नदियों के पास आसानी से उपलब्ध था। अब देखिए यहाँ पे हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि आरंभिक मानव समाज को नदी के घाटियों में अपनी जीविका के साधन आसानी से मिल जाता था, इसलिए वह वहीं आवास निर्मित करने लगा तथा घुमंतु जीवन का परित्याग कर जब मानव अस्थायी रूप से नदियों के पास अस्थायी रूप से बस गया, जनसंख्या की वृद्धि के साथ नदी की घाटियों में विभिन्न संगठित सभ्यताओं का उद्भव एवं विकास हुआ। हमारे प्यारे विद्यार्थी, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहला अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में भी आप लिखें, जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर आप लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप पुश कर लें। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।